सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग उपधातु एंड मला। ठीक है, ये सबसे जरूरी पार्ट है इस वाले पेज का। ओके, इसको अच्छे से पढ़ लेना, और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है वो तो आपको याद करना ही करना है। इसमें से भी जैसे रस बताया मैंने, रक्त बताया कि कब आपका डेट आ जाए, तो इसीलिए आपके पास में 2 to 3 मंथ्स ही हैं, इतना तो आप एक्सपेक्ट करके चलिए। नेक्स्ट पेज में आप देखो, यहाँ पर आचार्य काश्यप का भी दिया हुआ है वमन और विरेचन के वेग। बट फिर से वही वाली बात है बच्चों कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। पूरा सिलेबस अगर आप पढ़ने बैठेंगे, हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह, वेलकम बैक टू आवर एस्पिरेंट्स। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, एंड यू कैन शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। अभी तक हमने अपने गोविंद पारिक की सीरीज को कंटिन्यू किया हुआ है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन। सो अभी तक हमने पेज 27 कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक था। और पेज 28 में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रस, रसादि धातु, इनकी उपधातु पढ़ने वाले हैं और इसके मल पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों ही आचार्यों का जो ओपिनियन है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, मान के चलना अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं आचार्यों को आएगा। आप बहुत सारी अगर बुक्स रेफर करेंगे, नोट्स रेफर करेंगे या सीनियर्स के नोट्स वगैरह जहाँ भी देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट ऑथर्स का भी ओपिनियन यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में गिवन होता है। आचार्य वाग्भट का दे रखा है, सुश्रुत का दे रखा है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देखेंगे तो क्वेश्चन जो है आचार्य चरक, आचार्य शारंधर, इन दोनों पर ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो मेन यही फोकस करना है। अगर फिर भी किसी के पास बहुत टाइम बचा है तो देख लेना वाग्भट और आचार्य सुश्रुत का, बट इन माय ओपिनियन, इन माय एक्सपीरियंस, वो आपको रेफर करने की नीड नहीं है। अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, सो विद दीज वर्ड्स विल स्टार्ट सप्तधातु और उसकी उपधातु। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे आचार्य चरक की। तो आचार्य चरक चिकित्सा 15 में, दैट इज गृहिणी अध्याय में, वहां पर बताते हैं इसके बारे में, उपधातु और मल के बारे में। ठीक है, तो पहले आपको रेफरेंस भी पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रस धातु। ठीक है, तो आपको पता ही धातु कितनी है, सप्त धातु है, तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले देखो रस धातु। तो रस धातु के लिए आचार्य चरक ने क्या बताया है, स्तन्य और आर्तव बहुत जरूरी है। सबसे पहला वाला ही पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो स्तन्य और आर्तव ये दोनों बताए हैं आचार्य चरक ने, जबकि शारंधर ने क्या बताया बच्चों, केवल स्तन्य। ठीक है, केवल स्तन्य बताया। नेक्स्ट देखो रक्त, तो रक्त की उपधातु बताई गई है कंडरा, सिरा। ठीक है, जबकि शारंधर ने क्या बताई है, रजह, मतलब कि आर्तव। ठीक है, अब इसको याद कैसे कर सकते हो, तो देखो आप मान लीजिए आप आयुर्वेद के तो स्टूडेंट हैं, बट आपने ये टेबल कभी नहीं देखा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, इमेजिन करो टेबल नहीं देखा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो रज है या जो आर्तव है वो किसकी उपधातु हो सकती है, तो डेफिनेटली आपके मन में क्या आएगा, रक्त धातु आने वाला है। ठीक है, और ये पर्सपेक्टिव किसका है, आचार्य शारंधर का है, ये मान के चलो। तो ये आपको याद रखना है कि आर्तव जो है वो रक्त की उपधातु है ना, जो हम सोच रहे थे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आचार्य शारंधर का ओपिनियन है। बहुत जरूरी है, अगर मान लीजिए उपधातु पर कोई क्वेश्चन आने वाला है तो रस और रक्त, ठीक है, इन दोनों में, इन दोनों की ही उपधातु पूछी जाती है। उसमें भी मैं बात करूं तो आर्तव पूछा जाता है कि आर्तव जो है वो किसकी उपधातु है, एज पर बाय आचार्य शारंधर, एज पर बाय आचार्य चरक, इस तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मांस। तो मांस की उपधातु क्या बताई है, वसा षट त्वचा, वसा षट त्वचा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आचार्य शारंधर ने क्या बताई, केवल वसा बताई। ठीक है, मेद की जो उपधातु है वो क्या है बच्चों, स्नायु। जबकि आचार्य शारंधर ने जो है स्वेद बताया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी जरूरी है, क्वेश्चन आ सकता है कि स्वेद को उपधातु किसने माना है। ठीक है, तो स्वेद को उपधातु जो है आचार्य शारंधर ने। नेक्स्ट देखो अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन तीनों की उपधातु आचार्य चरक ने नहीं मानी है। ठीक है, नहीं बताई है। जबकि आचार्य शारंधर ने क्या बताया है, अस्थि की उपधातु है दंत, मज्जा की है केश और शुक्र की है ओज। ठीक है, तो ये भी जरूरी हो जाते हैं, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, लेकिन जो मैंने बताया आपको वो जरूर याद कर लेना कि एक तो ये आर्तव वाली और दूसरा स्वेद। ठीक है, स्वेद को उपधातु किसने माना है, आचार्य शारंधर ने माना है। ठीक है, एक ये जरूरी है। नेक्स्ट है मल। ठीक है, मल देखेंगे तो मल के लिए क्या बताया गया है, आचार्य चरक बताते हैं किट्टमनस्य विणमूत्रम रसस्य तु कफस्रजः पित्तम। ठीक है, इस तरीके से श्लोक आया है। तो देखो यहाँ पर रस के लिए क्या बताया उन्होंने, कफ, रसस्य तु कफ, अस्रजः तु पित्तम। ठीक है, तो जो रक्त की जो मल बताया है वो क्या बताया, पित्त बताया। मांस का क्या बताया, खामलः, मेद का स्वेद। ये जरूरी था। देखो जैसे मैंने बताया कि स्वेद जो है वो मल है आचार्य चरक के अनुसार, लेकिन
वो उसकी उपधातु है आचार्य शारंधर के अनुसार। ओके, नेक्स्ट देखो, अस्थि का मल क्या बताते हैं, केश और लोम। मज्जा का बताते हैं अक्षिविट्ट, बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अक्षिविट्ट जो है वो किसका मल बताया गया है, तो वो मज्जा का बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो शुक्र, तो शुक्र का जो मल वो आचार्य चरक ने नहीं बताया कि इसका कोई मल नहीं होता है। ठीक है, कुछ नहीं बताया। नाउ विल सी आचार्य शारंधर पर्सपेक्टिव, वो क्या बताते हैं, तो देखो रस का मल क्या बताया उन्होंने रस धातु का, कि जहां जहां लिक्विड वाला लिक्विड फॉर्म में इम्प्योरिटीज कलेक्ट होती है उसको उन्होंने रस का मल बता दिया। जैसे कि हमारी आइज हो गई, आइज में से जो डिस्चार्ज निकलता है, जीवा हो गई, नेक्स्ट है कपोला नाम। ठीक है, तो इन 3 रीजन्स में से जो हमारा डर्ट इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, वो सारा हो जाएगा रस का मल। रक्त का देखो क्या है, रंजक पित्त, रंजक पित्त, जबकि चरक क्या बताते हैं, केवल पित्त बताया उन्होंने, लेकिन आचार्य शारंधर ने और स्पेसिफाई कर दिया क्या, रंजक पित्त। मांस का क्या है, कर्णविड्ड, कर्णविड्ड जो हमारा ईयर वैक्स होता है ना, उसको बताया मांस का मल। देखो मेद का मल क्या बताया, दंत, कक्षा व मेड्र का मल। तो जहां जहां स्वेट प्रोडक्शन होता है ना, वहां वहां जो है इसका मल कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि दंत हो गया, ऑल्दो दंत में तो कुछ है नहीं, बट हाँ कक्षा जो है हमारे आर्मपिट्स में सिक्रेशन होता है, मेड्र, ये जो मल बताए गए हैं वो हो गया मेद का। नेक्स्ट देखो अस्थि नख, मज्जा का नेत्र का मल। ठीक है, और शुक्र का हो गया युवान पिडिका व वक्तरे स्निग्धता, जो हमारे माउथ में जो सिक्रेशन हो रहे हैं, या फिर युवान पिडिका, एक्ने वल्गैरिस, दैट इज द मोस्ट कॉमन स्किन इरप्शंस आई गेस, है ना, जो हर किसी को एक ना एक बार जरूर होता है लाइफ टाइम में, भले से किसी को कुछ कम ड्यूरेशन के लिए होता है, किसी को लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए रहता है। ठीक है, तो वो शुक्र का मल बताया गया है। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग उपधातु एंड मला। ठीक है, ये सबसे जरूरी पार्ट है इस वाले पेज का। ओके, इसको अच्छे से पढ़ लेना, और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है वो तो आपको याद करना ही करना है। इसमें से भी जैसे रस बताया मैंने, रक्त बताया है ना, श्वेत बताया, ये जरूर पढ़ लेना। अक्षयविट्ट हो गया, युवान पिडिका हो गया, ये सारी चीजें पढ़ लेना। आगे चलते हैं तीक्ष्णाग्नि या फिर भस्मक रोग जिसे हम बोलते हैं ना। तो देखो इसका वर्णन भी, जो अग्नि का जो इम्पोर्टेंस बताई है ना, जो भेद बताए हैं, उन सभी के बारे में चरक चिकित्सा 15 में ही वर्णन आया है, गृहिणी चिकित्सा अधिकार में, है ना। तो वहां पर बताते हैं एक भस्मक यानी कि तीक्ष्णाग्नि करके भी बोल सकते हो आप, कि भस्मक रोग में कौन कौन सी द्रव्य, कौन कौन से आहार द्रव्य हैं जो हितकर बताए गए हैं, है ना। आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, इन दोनों ही ऑथर्स ने जो है अपना अपना ओपिनियन दिया है। आचार्य चरक की बात करूं तो उन्होंने नारी क्षीर बताया है, अम्ल पारावत, अम्ल पारावत भी बताया है। नेक्स्ट माही क्षीर, ठीक है, बफेलो मिल्क भी बताया है, और उदुम्बर। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट में जो है तीक्ष्णाग्नि में हितकर आहार द्रव्य बताए हैं एज पर आचार्य चरक, वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्य सुश्रुत की अगर मैं बात करूंगी तो उन्होंने बताया क्या, माहिष क्षीर, और उससे बनने वाला घृत, और उससे बनने वाली दधी। ठीक है, इन 3 चीजों का आप सेवन करा सकते हैं जिसकी तीक्ष्णाग्नि है। तो क्वेश्चन क्या रख के पूछते हैं कि अगर किसी को अजीर्ण है ना, तो आपको यूजुअली जो है भोजन नहीं कराना चाहिए, यही हमारा कंसेप्ट है ना आयुर्वेद के अनुसार, कि अजीर्ण पे तो भोजन नहीं करा सकते हैं, है ना। आम दोष का निदान बताया गया वो तो। लेकिन एक ऐसा रोग है, अगर किसी पेशेंट को अजीर्ण है ऐसे रोग में, तो भी आप उसको भोजन दे सकते हैं। क्या है वो, भस्मक रोग। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर पेशेंट की अग्नि है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण अग्नि है ना, तो अगर आप उसको भोजन नहीं देंगे तो क्या करेगा वो, स्वधातु भक्षण। ठीक है, जैसे कि हमारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी आप कंसेप्ट समझ सकते हो कि हमारी बॉडी जो है वो खुद की धातुओं का भक्षण करने लग जाएगी, है ना। और ऐसे में क्या होगा, धातु क्षय होने की से वात कुपित हो जाएगा। इसीलिए तीक्ष्णाग्नि या भस्मक रोग में आप अजीर्ण होने पर भी पेशेंट को भोजन के लिए बोल सकते हैं। फाइन, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर कास रोग के बारे में एक पॉइंट आया है, तो दोषिक प्रेडोमिनेंस की बात कर रहे हैं कि क्या होता है यहाँ पर। आचार्य चरक क्या बता रहे हैं कि अपान वायु जो है उदान वायु की तरह कार्य करती है, जबकि आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं कि प्राण वायु उदान वायु की विकृति होती है। ठीक है, इन दोनों की विकृति होती है, प्राण और उदान की। तो आई विल कंसिडर आचार्य चरक ओपिनियन, बिकॉज हमने पढ़ा था कि चिकित्सा के लिए कौन श्रेष्ठ है, आचार्य चरक। ठीक है, तो इसलिए अपान और उदान वायु ये दोनों ही याद रख लेना कि वो कास रोग में कुपित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर पंचकर्म का कुछ जरूरी पॉइंट्स आ गए हैं, वेग और प्रमाण। तो जब आपने पंचकर्म फाइनल ईयर में पढ़ा होगा, आपने शुद्धि पढ़ी होगी, है ना, वेग की शुद्धि, माने की शुद्धि, लैंग की शुद्धि और आंत की शुद्धि, राइट। तो और इन चारों में से कौन सी शुद्धि प्रधान मानी गई है, तो इन चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लैंगिक शुद्धि। ठीक है, आपको
पता होना चाहिए लक्षण, कि लक्षण मिल गए तो सम्यक शुद्धि हो गई है, वेदर चाहे से वो आपका वमन हो चाहे से वो आपका विरेचन हो, ठीक है। एनीवेज, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेगों की संख्या की। आचार्य चरक क्या बताते हैं, 3 प्रकार की शुद्धि होती है ना, अवर, मध्यम और प्रवर, है ना। और अवर को क्या बोलते हैं, जगन्य शुद्धि बोलते हैं, ये भी याद कर लेना, है ना। क्वेश्चन रख के पूछेंगे जगन्य शुद्धि में जो है विरेचन में कितने वेग बताए गए हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए कि जगन्य क्या है, अवर शुद्धि की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो वमन में कितने वेग आते हैं, 4, 6, 8 रिस्पेक्टिवली, अवर, मध्यम और प्रवर, 4, 6, 8, ठीक है। उसके बाद में वेरिएशन में चलो, तो वेरिएशन में क्या हो जाएगा, 10, 20, 30। इजी है ये तो, है ना। ये तो आपने अपने यूजी के डेज में भी याद किया होगा डेफिनेटली। सो बस हम रिवाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं, है ना। जबकि अगर मैं यहाँ बात करूं किसकी, मानिकी शुद्धि की, तो मानिकी में क्या बताया गया, 1, 1.5, 2 प्रस्थ रिस्पेक्टिवली, 1, 1.5, 2 प्रस्थ, है ना। और इसका कर दो डबल, तो वो हो जाएगा विरेचन की मानिकी शुद्धि। क्या, 1 का हो गया 2, 1.5 का हो गया 3 और 2 का हो गया 4, डबल हो गया ना। तो 2, 3, 4 प्रस्थ रिस्पेक्टिवली, अवर, मध्यम, प्रवर शुद्धि। फाइन, इजी है। नेक्स्ट देखो, 1-2 पॉइंट्स बताए हैं उन्होंने कि वमन जो है वो पित्तांत होता है, विरेचन जो है कफांत, ये दोनों सम्यक बताए गए हैं, है ना। तो जब आप किसी पेशेंट का विरेचन कराते हैं, आपने देखा होगा अपने, जब आप हॉस्पिटल प्रैक्टिस करते हो या खुद का क्लिनिक कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि पेशेंट बताता है, जिसको सम्यक लक्षण हुआ है वो बताता है क्या, कि विरेचन करने के लास्ट के जो वेग्स होते हैं, वेग होते हैं, उसमें बताते हैं कि म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है ना, म्यूकस सिक्रीशन। तो ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कफांत विरेचन हुआ है ना। तो वमन जो है पित्तांत और विरेचन कफांत, ठीक है। इस पॉइंट को छोड़ दो, ये कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, ये वेरी करता है कि आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, सबका ओपिनियन अलग रहता है। आगे देखो, अच्छा सुश्रुत, तो उनका भी यहाँ पर मानिकी शुद्धि का प्रमाण दिया हुआ है, क्या क्या है उनका, 1, 2, 4 प्रस्थ रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 1, 2, 4 प्रस्थ। जबकि आचार्य चरक का क्या था, 2, 3, 4, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। उनका है 2, 3, 4 और इनका है 1, 2, 4। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग शुद्धि, टाइप ऑफ शुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आप देखो, यहाँ पर आचार्य काश्यप का भी दिया हुआ है वमन और विरेचन के वेग। बट फिर से वही वाली बात है बच्चों, कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, पूरा सिलेबस अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसका 100% सिलेबस कवर हो जाए बिफोर एग्जाम, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है ना। चाहे से वो टॉपर हो चाहे से वो कोई भी हो, ठीक है, लेकिन किसी का कोई ना कोई पार्ट जरूर रह जाता है, या फिर जिस पर वो लेस कॉन्फिडेंट होता है ना। इसीलिए जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, वो आप पूरा श्योरिटी के साथ पढ़ के जाइए। और जहां से आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया है, इसीलिए मैं तो कहूंगी उस टॉपिक को बिल्कुल टच मत करो, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम चल रहा है आप लोगों का, है ना। एग्जाम कभी भी हो सकता है, वी नेवर नो कि कब आपका डेट आ जाए। तो इसीलिए आपके पास में 2 to 3 मंथ्स ही हैं, इतना तो आप एक्सपेक्ट करके चलिए। तो जितना हो सके आपने जितना सिलेबस कवर कर लिया है उसका मल्टीपल रिवीजन देना है, ठीक है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, दैट इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ द एस्पायरेंट्स, ठीक है, आई वुड से। बिकॉज हमें क्या होता है ना कि हम सिलेबस पढ़ते जाते हैं, करते जाते हैं कवर सिलेबस पूरा, लेकिन हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपको आइडिया तो होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, है ना। जब तक आपको आइडिया नहीं होगा, जब तक आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, तो कैसे पता लगेगा। ओके, तो इसीलिए अपना रिवीजन करते चलिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और जो मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ वो भी आप रिवाइज करते चलो गोविंद पारिक का, सो दैट आपका कंपैरिजन भी एक तरीके से रिवीजन होता रहेगा, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद द लेप प्रकरण। यहाँ पर आप देखो लेप के बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं वो पेज 29 में, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस वाज ऑल अबाउट, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and keep studying, keep hard working. All the best. Thank you for watching. If you like this video, then please do subscribe and stay connected.